शुभ संध्या सर। कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं मैं बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हिंदी साहित्य परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस डिजिटल इश्क काव्य गोष्ठी की श्रृंखला में आज के दिन हिंदी विभाग मिरांडा हाउस से मैं तन्मय आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात। बहुत शुक्रिया। जी सर। सर्वप्रथम मैं इस मंच पर जुड़े हुए सभी लोगों से आपका थोड़ा सा परिचय करना चाहती हूँ कि आज के वर्तमान के समय में सर बहुत ही युवा और यशस्वी कवि और लेखकों में से आर्यांश अरोड़ा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी प्रेम से संबंधित भावनात्मक और समसामयिक पंक्तियों द्वारा इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को, जो रचनात्मकता और साहित्य से संबंध रखता है या उसमें रुचि रखता है, और प्रधानतः युवाओं को और उनके हृदय को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और मुझे सर की जो एक विशेषता व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है, वह यह है कि वे अपने समकालीन रचनाकारों से एक एक भिन्न पहचान रखते हैं। कि हम देखते हैं कि अधिकांशतः जो आज के युवा रचनाकार हैं, वे जैसे ही मंच पर आते हैं तो बहुत ही आवेशात्मक और उग्र स्वरों में अपनी पंक्तियों को रखते हैं, एक राजनीतिक स्वर रहता है उनके भीतर। परंतु जब भी सर को सुनती हूँ तो सर की वाणी में जो एक मधुरता है, जो सौम्य, जो एक शांति मुझे मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। आप जिस शांति का आस्वादन कराते हैं मुझे बहुत प्रभावित करता है सर। और साथ ही जो आज के समय और प्रधानता जो एक युवा वर्ग है देश का, उसके स्पंदन को सर बहुत ही सूक्ष्मता से पहचानते हैं। सर की बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है यह। और ऐसे ही युवा साहित्यकार, युवा रचनाकार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके उपरांत सर मैं आपसे ही आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूंगी कि आपकी स्थानीय और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, आपकी शिक्षा किस प्रकार संपन्न हुई, और साथ ही आपकी कुछ रुचियां जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं। जरूर। मेरा नाम आर्यांश अरोड़ा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मेरे को लिखते हुए 9 साल हो गए। मैं पिछले 9 सालों से साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने शुरुआत करी थी तब मैं इंग्लिश लिखता था, ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा मेरी रुचि थी। पर फिर आते आते और लोग को पढ़ा और लोग को जाना, जैसे कहते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। तो मैंने बस पढ़ाई की जगह ये काम साहित्य में लगाया हुआ है। और मैं जब हिंदी साहित्यकारों को पढ़ा, मेरे को ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत, मेरे को जान के अच्छा भी लगा और बुरा इस बात का लगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इतने महाकवि मेरे शहर से थे और इस बात का मुझे कभी मालूम नहीं था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब बस्ती से थे, मुझे इस बात का कभी आभास नहीं था। और मैं वैसे गीतकार बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपना, जो मेरे को माँ सरस्वती माँ से आशीर्वाद है कि मेरे को लिखने का वरदान प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहता था कि उसका प्रयोग मैं गीतों के लिए करूं, या कहीं आज के टाइम पे जिस तरीके से चीज़ों को दिया जा सकता है जैसे रैप सॉन्ग, इन सब चीज़ों के लिए करूं। पर मेरे को जब कविताओं से, कहानियों से ज़्यादा प्यार मिला तो मैंने अपना ध्यान पूरा का पूरा कविताओं की तरफ रखा। तो और मेरा परिवार बस्ती में ही स्थित है। मैं पिछले 2 साल दिल्ली में था। फिलहाल मैं कुछ पारिवारिक मसलों के चलते वापस अपने शहर बस्ती आ गया हूँ। तो और मेरे को 9 साल हो गए लिखते हुए। मैंने इस 9 साल में मैंने 3 किताबें लिखी हैं। मेरी पहली किताब हिंदी में थी, किसकी सुनो, और 2 किताबें फिर उसके बाद इंग्लिश में भी आई। और कम से कम मैंने 100 से ज़्यादा बुक्स में कंपाइलेशन पार्ट लिया है एज एन ऑथर। और उसके अलावा कम से कम मैंने 10 बुक को खुद लीडर बन के 10 बुक को मैंने आगे चलाया है। 10 किताबें मैंने खुद कंपाइल की। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप ऐसे ही आगे भी लिखते रहिए, प्रगति करते रहिए। सर आपने जैसे ही कहा कि आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंध रखते हैं, तो मुझे एक जुड़ाव आपसे बहुत अनुभव हुआ, क्योंकि मैं स्वयं उधर से ही संबंध रखती हूँ। और आपने सर्वेश्वर जी आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाम लिया। इसी के साथ हम जैसे हिंदी साहित्यकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम याद आता है बस्ती जिले से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वे भी वहीं से संबंध रखते हैं। और जी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप ऐसे साहित्यकारों की भूमि से संबंध रखते हैं, आप वहां से आते हैं। साथ ही आपने कहा कि आपकी संगीत में रुचि है। मैं स्वयं संगीत से मेरा एक लगाव अलग ही है। तो
आप गीतकार बनना चाहते थे, तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि आप कुछ कारणों से यदि संगीत जीवन में अनवरत नहीं रह पाया, तो आप उनको कुछ अपनी ही लिखी हुई पंक्तियों को स्वरबद्ध करके लोगों के समक्ष गाते हुए प्रस्तुत करें, कहने के स्थान पर? कभी ऐसा विचार आया आपके मन में? मैं गाते हुए तो प्रस्तुत नहीं करना पसंद करूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं दुकान से आ रहा था तो थोड़ा थका भी हुआ हूँ। और उसके उपरांत मैं आपको कुछ लाइन भी सुनाऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि संगीत से मेरा जो जुड़ाव था, मैं उस तरफ चला था, पर कुछ कारणवश, क्योंकि जैसे आप बस्ती से हैं, अगर आप बस्ती ज़िले से संबंधित हैं, तो आप जानती हैं कि यहाँ पे उतना इन चीज़ों को लेकर बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ का जीवन यापन बहुत ही साधारण है, बहुत ही आराम से ज़िंदगी लोगों ने जीवन यापन देखी है। बहुत कम साहित्यकार हैं, और जो हैं वो एकदम हीरे समान है। कोहिनूर ने कहा है, कहीं कोहिनूर से कम नहीं है वो। पर जब मैंने गीत की तरफ आगे अपनी प्रस्तुति रखी, तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि एक साहित्यकार, चाहे एक आर्टिस्ट अकेले नहीं आगे बढ़ सकता, लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। पर फिर मेरे को मालूम पड़ा कि शायद संगीत से, या कहूँ शायद रैप सॉन्ग से, ये मुमकिन नहीं था, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने शुरुआती तौर पे मैंने कविताओं का सहारा लिया। मेरा मकसद शायद कहीं ना कहीं उपरांत सबसे ऊपर यही था कि मेरे को अपनी लिखी बात, अपने दिल की बात, मेरे ख्याल पहुंचाने हैं लोगों तक, जी जी पहुंचाने लोगों तक, और किस तरीके से पहुंचाया जाए। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा छोटे शहर से होना इस चीज को रोके, जी कि जी। मैं गीत का यहाँ पे उतना सपोर्ट अगर नहीं है, तो ये इस चीज को रोक नहीं सकता था। तो इसी के चलते मैंने कविताओं की तरफ आगाज किया। कविताओं में भी बस्ती में जब उतने माइक्स नहीं होते थे, तो मैं कम से कम 100 बार बस्ती से लखनऊ में गया हूँ, सिर्फ 5 मिनट के माइक के लिए। तो इन्हीं कुछ वजहों से कि गीत की तरफ, संगीत की तरफ मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जब मैंने उस चीज को चुना, तब पढ़ाई का बहुत अहम रोल आ गया था। 9th और 10th आ गया था, जिसमें हर माता पिता की चिंता रहती है कि बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है करके। तो उसी वजह से कि मेरे को छोड़ना पड़ा। पर लिखाई मेरे से नहीं जा पाई। मैं एक बार को संगीत से मैं दूर गया, पर लिखाई मेरे और पास। तो इस पे मैं, और कहीं ना कहीं मैं अपनी लिखाई का श्रेय, काफी श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ, अपनी माता को देता हूँ, जिन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत लोगों को पढ़ा है, बहुत सारी धार्मिक किताबें, बहुत कुछ पढ़ा है। तो मैं इस पे लिखता भी हूँ। ये मेरा लिखना है कि आर्यन जो है, मतलब मेरा अक्सर है कि मैं बहुत ही उन चीजों पे लिखना पसंद करता हूँ जिसपे और बंदे लिखना नहीं चाहेंगे। मेरे को लगता है कि मैं बहुत ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत ही समाज की बहुत ही खराब चीजों को भी बहुत आराम से आपके सामने ला सकता है। और मैं अपना कलम, मेरा ऐसा कोई पेन नेम नहीं है, मेरा कोई कलाम ऐसा नहीं, पर मैं अपना नाम आर्यन यूज करता हूँ। जैसे मेरा असली नाम आर्यन शरोरा है, पर आर्यन को मैं अपना कलम के नाम, अपनी कलम का नाम आर्यन दिया है मैंने। तो मैं ये लिखता हूँ कि आर्यांश की हुई थी परवरिश, आर्यांश की हुई थी परवरिश, आर्यन को महज पाला गया है। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और बहुत 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 अच्छा लगा आपकी जी, आपकी आप प्रेरक यात्रा को सुनते हुए। और निश्चित रूप से आप रुके नहीं, और ना ही आपको कोई रोक सकता है। आपकी लेखनी को वो इतनी सुंदर है, जिस प्रकार से आप हमें प्रभावित करते हैं उसके माध्यम से, वह रुकनी भी नहीं चाहिए। सर, कुछ और भी रुचियां यदि आप बताना चाहें, जैसा कि आपने आर्यन के विषय में बताया कि वह आपकी प्रेरणा है, आपकी लेखनी की प्रेरणा है। और आपके एक साक्षात्कार में मैंने सुना था कि जो आर्यन है वह बहुत संवेदनशील है, कि यदि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई मार्मिक दृश्य वह देख लेता है, पिता पुत्र का संबंध देख लेता है, तो तुरंत भावुक हो उठता है। संयोग से जिस टीवी सीरियल का आपने उदाहरण दिया वह मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे अच्छा भी काफी लगा उसे सुनकर। तो सर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुछ और सिनेमा के माध्यम जो आपके साहित्य को प्रभावित करते हैं या लेखनी को प्रभावित करते हैं, या आपकी काव्यात्मक अन्य रुचियां? मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ शेक्सपियर के ड्रामा से, विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से। मैं अब तो हॉलीवुड में, भारत से बाहर कहूँ तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा है, बात के पीछे 2-3 बातों का छुपा होना, वो मेरे को बहुत जी प्रभावित करता है। वो बातों को खोजने की रुचि है, जिसकी वजह से आज जो मेरी प्रेरणा बनी है, वो रुचि है कि वो जानना कि वो आखिरी चीज़ क्या है, वो लेखक ने आखिरी चीज़ क्या कही है। हमको जब मालूम नहीं था, तब हम एक चीज़ लिखा करते थे कि इस कविता के संदर्भ में कवि कहना चाहते हैं। तब तो इसको याद जी करना पड़ता था। आज इसको खुद खोजा जाता है, आज इसको खुद खोजता हूँ मैं। जी इसको खुद खोजता हूँ,
बहुत अपने आप पे हंसी आती है कि तब ये इतना सर का बोझ हुआ करता था। और इसके अलावा कोई अन्य सिनेमा का अगर आप जिक्र करें तो मैं आपको बताऊं कि तारक मेहता तो चलिए एक ऐसी चीज है तो मेरे हिसाब से पूरा भारतवर्ष देखता है, पिछले कई सालों से देखता आ रहा है, जिसको देखता आना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि दुनिया वैसी है, पर अगर दुनिया वैसी होती, अगर हमको आधे घंटे के लिए भी कुछ लोग ऐसा महसूस करा पाते हैं कि यार दुनिया वैसी है, तो कितनी अच्छी बात, कितनी जी जी अच्छी बात। मैं इसलिए बहुत प्रभावित हूँ। बाकी मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ आप हिंदी मूवीज से, जैसे बदला एक मूवी है जिससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मकसद रहता है जब मैं कहानियां लिखता हूँ कि मैं कहानी के अंत में एक ऐसी चीज छुपा के रखूं आपके लिए जो आप तक ना पहुंचे, जो आपको सिर्फ जी मेरे द्वारा समझ आए। जैसे कि लोग कहते हैं कि अब अगर मैं राइटर हूँ, मेरे को एक सम्मान का टाइटल मानता हूँ मैं राइटर, क्योंकि राइटर एक बहुत सम्मान का टाइटल है। पर जी अगर मैं कुछ वही लिख रहा हूँ जो कोई अन्य प्रकार का शख्स भी लिख सकता है, तो फिर मेरी लेखनी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल में नहीं आ रही है। मुझे कुछ वैसा लिखना चाहिए जो कोई और ना लिख सके, जी मुझे जी कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो कोई और ना लिख सके। तो मैं इसी वजह से मैं बहुत अपने लेखनी पे काम करता हूँ, और मैं ऐसी चीजें रखता हूँ कहानी के साथ में, एक ऐसा ट्विस्ट लाता हूँ। तो वैसे ट्विस्ट की कई कहानियां, बदला है, हसीना दिलरुबा है, ऐसी कई मूवीज हैं जो मेरे को बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं। बाकी आपके ड्रामाज हो गए, फैमिली मैन, इनसे बहुत अच्छा लिखने को, बहुत अच्छा चीज जिस तरीके से मनोज वाजपेयी साहब ने पूरा निभाया है रोल को, बहुत समझ में आता है कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं। जी उससे अब डिसिप्लिन सीखने को बहुत मिलता है, जो अपने आप में बहुत सराहनीय है। मतलब उनको बहुत सराहा जाए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और कई मूवी जैसे मनोज वाजपेयी साहब, पंकज त्रिपाठी साहब, और इनके पॉडकास्ट सुन के बहुत दिल खुश होता है, बहुत जानकारी मिलती है, बहुत जमीन से जुड़े रहने का, जमीन से जुड़े रहने की इच्छा होती है। कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, आज बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ पा लिया है। तो इन लोग को देख के लगता है कि तब भी जमीन से जुड़े रहना कितना अच्छा है। तो जब ऐसे हाल ही में हुआ था मेरे साथ, जब मैं मुंबई में नेशनल लेवल पोइट्री स्लैम में सेकंड आया था पूरे भारतवर्ष में, तो मैंने उस पे लिखा था। मतलब मेरे को ऐसा आपको लगता होगा ना कि जब हम कुछ कर रहे हैं और हमने कोई विजय कुछ मिला, तो हम बहुत ही ज्यादा गुरूर होगा, शायद चेहरे पे बहुत गुरूर होगा, बहुत चमकती हुई चीज होंगी, और हम जाएंगे। पर मेरे उस मोमेंट एक लिखा था मैंने कि कम पड़ेगा दिन तो उसमें रात को जोड़ेगा, वो जी हुनर के साथ जब औकात को जोड़ेगा, हारने बहुत का सुंदर हारने का कर्ज भी जिसने भरा है आर्यन, हारने का कर्ज भी जिसने भरा है आर्यन, जीतने के बाद वो बस हाथ को जोड़ेगा। बहुत सुंदर सर। आप जिस शैली में कहते हैं वो बहुत हृदय स्पर्शी होती है सर, बहुत अच्छा बहुत लगता है सुनकर। बहुत बहुत आभार। और आपकी रुचियां भी जानकर बहुत अच्छा लगा सर। आप इंग्लिश लिटरेचर में जो रुचि रखते हैं, साथ ही आपकी सिनेमा के प्रति रुचियां, सर बहुत अच्छा लगा जानकर। अभी आ, जी सर, आज का जो हमारा विषय है डिजिटल इश्क, उसमें आज के दिन प्रपोज डेट है, प्रेम की अभिव्यक्ति का दिवस है। जी सर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है वह बहुत से रूपों में होती है, विभिन्न रूप होते हैं उसके। और साथ ही कहीं ना कहीं प्रेम की जो प्रथम अभिव्यक्ति होती है वह थोड़ी सी कठिन भी होती है, थोड़ी सी कठिन होती है, या हम उसको कहने से कभी कभी संकुचन का अनुभव करते हैं। तो सर, हिंदी में एक लेखक हुए हैं सरदार पूर्ण सिंह, वे तो कहते हैं कि प्रेम की भाषा मौन होती है। और प्रेम की वास्तव भाषा। में जी, तो जो वास्तव में मौन जो भाषा होती है उसकी अपनी अलग सुंदरता होती है, जिसे हम जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी या फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी, उसमें हम प्रेम की जो मौन भाषा है उसको अनुभव करते हैं। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार प्रेम की अभिव्यक्ति शब्दों के अतिरिक्त और किन रूपों में हो सकती है, या आपको अपने प्रेम को कभी व्यक्त करना हो तो उसकी शैली क्या होगी? कर्म आपके, चाहे वो किसी से भी हो, आपका उसके प्रति कर्म होता है। क्योंकि बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, बहुत आसान भाषाओं में जी बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। और ऐसे विशु जी ने कहा कि बोलने पे ब्लॉक हो जाता है आशिक। तो बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, पर उसके अलावा आपके उसके आसपास उसके लिए उसके द्वारा किए हुए कर्म बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं सामने वाले शख्स को, और इजहार जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी कल रात ही लिखा था कि रोना मेरे रोने पर मेरी हंसी पे उसका हंसना, रोना मेरे रोने पर मेरी हंसी पे उसका हंसना, मैंने उसकी हरकतों में देखा है इजहार को। बहुत सुंदर सर।
मैंने उसकी हर कदम देखा है इजहार को। ये आप मानिए कि वो कलम है जो अब मैच्योर हो गई है। नहीं तो मैंने आज अपलोड भी मैंने किया है कि ऐसे कि ध्यान वही रहता है, नजरें कहीं जाती हैं और मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जाती है। मुझे उससे दिल की एक बात कहनी है, मुझे उससे दिल की एक बात कहनी है, वो बात जो बिना कहे कही जाती है। जी सर, बहुत सुंदर थी अंतिम लेकिन पंक्तियां। मेरा मानना यह है कि इजहार इश्क कर्मों के द्वारा बयां हो, अगर कर्मों के द्वारा हो तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में बेहतरीन बात है और उस सामने वाले को समझ में है। क्योंकि आप अचानक से क्योंकि इजहार एक बहुत, मैं कहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे आपके किसी भी रिश्ते के माध्यम। इसमें जरूरी नहीं है कि आप बस एक प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता जोड़े, आप जी माँ बाप से किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़ सकते हैं। जी उसको समय देना होता है और ये बहुत जरूरी चीज है अपने आप में। एक बहुत समय के बाद ही आप इजहार करें। कि इसके विपरीत भी मैंने लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने बहुत, जी मुझे जी। अच्छा वो लाइन काफी अच्छी लगती है वो, और बहुत सच बात है वो। मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, किस्मत पे एतबार किया और कुछ नहीं बचा, मैंने बस उससे प्यार किया और कुछ नहीं बचा। वाह। अच्छी खासी दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी हमारी, लेकिन फिर मैंने इजहार किया और कुछ नहीं बचा। सर तो बहुत अच्छा लिखा था, कहीं बहुत ना अच्छा कहीं है। ये है, मेरा कहना ये है कि कर्मों के द्वारा इजहार हो। जी आप कर्म कर्म में बस आप कहीं ना कहीं उसके लिए भला सोचे या कुछ भला करे। मतलब ज्यादा तौर पे अगर मैं स्कूल के टाइम में कहूँ तो आमतौर पे होमवर्क कर दिया करते थे हम सामने वाले का। जी जी हाँ, ऐसी कई प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं कर्म होते हैं जो दर्शा देते हैं आपके मन के भाव को, और उसके बाद तो बोलना तो बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके विचार जानकर कि शब्दों के अतिरिक्त व्यवहार या कर्म में हमें प्रेम को दिखाना चाहिए सर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके आपके इसको लेकर। सर इसी से संबंधित कुछ और भी मैं जानना चाहूंगी कि जीवन में प्रेम की स्थिति जो होती है उसे भी लेकर लोगों के बहुत सारे विचार हैं। यदि हिंदी साहित्य में ही देखें तो एक प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, कि मनुष्य प्रेम के माध्यम से अलौकिक हो जाता है, लोकोत्तर हो जाता है। और मैं बहुत सीमा तक इससे संबंध भी सहमत हूँ कि वास्तव में हम सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। तो सर आपके क्या विचार हैं कि जीवन में प्रेम की स्थिति कैसी होनी चाहिए, या आपके अनुसार प्रेम क्या है, आप उसे मेरे किस प्रकार देखते मेरे अनुसार प्रेम एक एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है जो कहीं ना कहीं बिना पता चले आपकी जरूरत भी बन जाती है। वो आदत, जैसे कहीं ना कई लोग उसको आदत बना हैं? देते हैं, कई लोग उसको जी जी एक जीवन में एक जिम्मेदारी की तरह उसे कर, मैं तो मानता हूँ एक जिम्मेदारी है प्रेम। जी और एक टाइम पे तो जरूरत की तरह बन जाती है। जैसे आप महस करें कि किसी शख्स के साथ मैं प्रेम में हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ना कि सिर्फ उससे बात करूं, उसका ख्याल रखूं, उसको देखूं, समझूं उसकी बातों से उसकी बात। फिर वो जरूरत तब बन जाएगा क्योंकि एक समय आता है जब आपके पास कोई नहीं होता और कुछ नहीं होता। तब फिर जी आपको एक समय लगता है कि अब जो मैं कर रहा था, जो मेरी जिम्मेदारी थी, अब वो मेरी जरूरत है। क्योंकि पहले मेरे पास कई लोग थे और मैं जिम्मेदारी के तहत उस शख्स से बात करता था। अब मेरे पास कोई नहीं है, अब मुझे उस शख्स से ही बात करनी है, कि मेरी जी सर। जिद है कि मुझे उस शख्स से ही बात करनी है। तो उस पर क्या कहते हैं, एक लड़की के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी थी, काफी इसको प्यार मिला था महफिल में, कि थोड़ा तो इस थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए था, थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए था, तुमको तो एहसास होना चाहिए था। बस अभी आया ये क्या है, बस अभी आया ये क्या है, तुमको मेरे पास होना चाहिए था, तुमको मेरे पास होना चाहिए था। तो मैं इस पे मानता हूँ कि प्रेम की स्थिति आप बहुत सही तरीके से लें, सही समय पे। कई गलतियां आजकल ये हो रही हैं कि कहीं ना ये बहुत अच्छी चीज से शुरुआत से बहुत गलत हो गई कि हम बच्चों को हमेशा लगता था कि जो बड़े कर रहे हैं हमें भी वो करना चाहिए।
और वो अच्छी चीज के लिए भी लिया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं आज वो बहुत खराब चीज के लिए भी लिया जाता है कि हम देखते हैं बहुत छोटी उम्र में लोगों को लगता है कि वो प्रेम में है, जी वो जी अपने आप में, क्योंकि वो प्रेम का सही मतलब नहीं जानते, प्रेम को सही तरीके से नहीं पहचानते, तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो बहुत ही, मैं ये नहीं कहता खराब बात है, वो उनके लिए खराब बात है कि खराब प्रेम में कुछ भी खराब नहीं है, पर वो उनके लिए आगे चल के पता नहीं कैसा स्वरूप ले, क्योंकि आजकल हम फोन से, इन सब चीजों से जो घिरे हुए हैं, इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप, जो एक तरीके से जहर की तरह भी काम करती हैं, जी प्रेम में ही जहर की तरह काम करती हैं। आप रीजनेबल नहीं रह जाते, आपको लगता है कि नहीं सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, उस पर फोन है, उसने किससे बात कर रहा है, कई प्रकार की चीजें होती है। तो मेरा मानना है कि सही समय पे इंसान प्यार में पड़े किसी के साथ और जिम्मेदारी से निभाए उसे, और एक समय आके जब वो जरूरत बन जाएगी तब फिर आपको लगेगा कि वो अब प्रेम संपूर्ण है, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि सात मुकाम होते हैं इश्क के: दिलकशी, अट्रैक्शन, उन्स, अफेक्शन, मोहब्बत, द लव, और काफी लोग को लगता है कि इतना ही इश्क है, जी पर इसके आगे जाते हैं दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून, और फिर आखिरी में जो आते हैं उसके बारे में मैं आपको ये, चलिए यहाँ पे मैं अनाउंस भी कर सकता हूँ, बहुत जल्द मेरी कविता आएगी जो इस चीज के ऊपर ही है, जो काफी पसंद आएगी लोगों को, मेरा मानना है। तो मेरा ये प्रेम को लेकर ये स्थिति है। जी सर, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपने जो पंक्तियां अपनी बोली थी वे भी बहुत अच्छी थी, और अच्छा लग रहा है कि आपके भीतर जो परिपक्वता है वह आज के युवा वर्ग में जो बहुत कम दिखाई देती है, वो मुझे आप में दिखी। प्रेम को लेकर जो एक परिपक्वता और गंभीरता से युक्त आपके विचार हैं, ये नहीं कि आकर्षण ही प्रेम है, या जो आपने कम उम्र वाली अवस्था वाली बात की, उन सबको छोड़कर जो आप गंभीरता रखते हैं प्रेम के प्रति, वह वास्तव में बहुत जानकर अच्छा लगा उसे। बहुत सर अभी कुछ जी सर। सर कुछ साहित्यिक प्रश्न भी हैं जो आप आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिनके उत्तर या जरूर आपके विचार जानना चाहूंगी जरूर। कि जी सर, आपके एक साक्षात्कार में मैंने सुना था, आपने कहा था कि समय आपकी बहुत बड़ी प्रेरणा है, जैसा समय होगा आपकी लेखनी उस प्रकार से होगी। तो सर साहित्य में लेखन के दो स्तर सदैव से ही रहे हैं, सामयिकता और शाश्वतता। समसामयिकता तो हमारी आवश्यकता रही है, जिस प्रकार का समय होगा हम उस प्रकार की रचनाएं लिखेंगे, उन्हें पाएंगे। जैसा मैंने आपकी कुछ दिन पहले ही एक रचना पढ़ी थी, आ, सुनी थी, जो राम मंदिर पर थी, वह वास्तव में बहुत ही सामयिक रचना भी थी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो समसामयिकता है वह कहीं ना कहीं शाश्वत रचनाओं पर प्रभावी हो रही है, या कहूँ कि अति प्रभावी हो रही है। जो लेखन में शाश्वतता या फिर कालजयी रचनाओं का समय या महत्व था वह घटता हुआ जा रहा है सामयिकता के स्थान पर। तो सर आप अपनी रचनाओं में इन दोनों ही भागों को कितना स्थान देना चाहेंगे, या केवल सामयिक रचनाओं पर ही ध्यान देंगे? आप पहले, मैं बहुत बहुत आसान भाषा में पूछूंगा, आप शाश्वता से आप क्या बताना चाहती हैं? आप मेरे को थोड़ा सा एलैबोरेट करें, थोड़ा सा समझाएं इस बारे में, जैसे कि। जी सर। सर शाश्वत रचनाओं से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का यदि उदाहरण लें, तो जो प्रेमचंद हैं वे अपने जो भी उपन्यास लिखते हैं या जो रचनाएं लिखते थे, उन उनकी जो एक मुख्य जो भूमि थी लिखने की, वह जमींदारी प्रथा थी, या फिर तत्कालीन मजदूरी प्रथा, जो भी मजदूर या श्रमिक वर्ग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमींदारी प्रथा आज के समय में उतनी प्रासंगिक तो नहीं है जितना उस समय थी, तत्कालीन समय में थी। परंतु वे जो मानवीय संवेदनाएं दिखाते हैं वह बहुत प्रासंगिक है आज के भी युग में। तो सर यही है शाश्वतता या कालजयी में जो मैं अंतर बताना चाहती हूँ, कि कुछ निश्चित रूप से उनकी जमींदारी प्रथा आज के समय में सामयिक या प्रासंगिक नहीं है। तो सर उसी लेकिन उसी के स्थान पर यदि हम उन्हें पढ़ना छोड़ दें, तो जो मानवीय संवेदनाएं दिखाते हैं वह भी कहीं ना कहीं दब जाएगी आज की सामयिक रचनाओं के आगे। तो वही सर मैं जानना चाहती हूँ कि जो शाश्वत विषय एक चलते आ रहे हैं किसी चीज को लेकर, आप उन पर लिखेंगे, या जो अभी के सामयिक विषय है, राम मंदिर हो गया, या जो अभी की राजनीति चल रही है उनसे संबंधित ही रचनाएं लिखना पसंद कहीं करेंगे? ना कहीं कहीं ना कहीं आपकी दोनों बातें, समय के हिसाब से लिखना और
जो चलता आ रहा है उस हिसाब से लिखने पे कहीं ना कहीं दोनों बातें एक सी ही बैठती हैं। मैं इसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि अब मैं किसी भी चीज आज इसका दोष में हम दे सकते हैं आज की दुनिया को, जो हर चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती है। जी जी जैसे प्रेमचंद जी की आपने जमींदारी के विषय में आपने बताया, अगर मैं या कोई मेरे से छोटा आज के समय उसको पढ़े तो उससे सहानुभूति नहीं रख सकता। जी क्यों इसलिए नहीं रख सकता? क्योंकि उसने वो चीज देखी नहीं है, ना उसका जी उदाहरण देखा है। जी पर समय हमें उदाहरण देता है चीजों का, बहुत गंदी जी से गंदी, चाहे बहुत अच्छी से अच्छी। तो मैं ये मानता हूँ, मैंने कई चीजें शाश्वत तरीकों से भी ली। जैसे आप मेरी कविता देखेंगे ऑपरेशन थिएटर, यूट्यूब पे है, आप जी देखिएगा। वो एक ऐसी चीज है जो मेरे साथ नहीं बीती, मेरे एज में किसी के साथ भी नहीं बीती, पर मैंने उसको, मेरा मानना है, बहुत बखूबी निभाया है, बहुत बखूबी निभाया है। अब उसको देखिएगा, वो एक पति की क्या कहते हैं, सफर है, एक पति का सफर है पति से बाप बनने का। मैं उसके आस जी पास भी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश की है, मैंने उस पर भी लिखा हुआ है। पर समय मेरी प्रेरणा इसलिए है क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के लोग उस चीज से ज्यादा प्रभावित है। मतलब मैं तो बहुत अच्छी भाषा में कहूँ तो मैंने ऐसे एक बार पापा से बोला था कि पापा ऐसा होना चाहिए कि जब सुबह कोई न्यूज है, कोई बहुत खराब या कोई बहुत अच्छी, उसके जस्ट नीचे किसी कवि का कुछ उस पर उल्लेख होना चाहिए। जी क्योंकि हम न्यूज पढ़ते तो हैं, उससे सहानुभूति नहीं बना पाते हैं। अगर हमने कितने गाजा में कितनी हत्या हो रही है और क्या क्या हो रहा है, मतलब मैं उस पर ज्यादा नहीं टिप्पणी करूंगा। मैं बस ये जानूंगा कि किसी भी बच्चे का किसी भी देश में मरना अच्छी बात तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता। पर मैं सिर्फ ये जान लूं तो मेरे लिए वो शायद अभी सुबह याद है, रात तक चला जाएगा। पर अगर मैंने उस पर कुछ लिख लिया तो वो मेरे साथ शायद कई दिन रहेगा, जी जी वो कई दिन रहेगा। तो मेरे हिसाब से आज वैसे दोनों लिखना बहुत जरूरी है, पर मेरा मानना है कि समय के हिसाब से लिखना एक तरीके से, क्योंकि हर कवि की एक जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूँ कि मैं जैसे कहता हूँ कि जो लोगों को दिखता है वो आधा आधा दिखता है, कवि को पूरे से थोड़ा ज्यादा दिखता है। कवि को जी पूरे से ज्यादा दिखता है, तो वो दृष्टिकोण हम लोगों को अपनी कविताओं के जरिए दिखा सकते हैं। तो मेरा मानना जी ये है कि मैं समय के हिसाब से लिखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो चीजें हो चुकी है, जो चीजें समाज में अभी नहीं दिख रही है, मैं उस पे मैं वो कभी ना कभी होंगी, आगे चल के होंगी, मैं उस पे उस समय लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। क्योंकि अगर मैं उस पर पहले लिख देता हूँ तो वो चीज अगर देख के नजरअंदाज हो जाए, क्योंकि अगर मैंने लिखी, अब हमारे युग के कई लोगों ने उस कविता को नजरअंदाज किया, ऑपरेशन जी थिएटर को, और मैं मेरे को कोई गिला नहीं है इस बात का उन्होंने किया, क्योंकि वो उनकी उम्र नहीं थी। वो मेरा लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आप उससे रिलेट करें, पर मेरे को मालूम है, मैंने एक जगह सुनाई थी और एक शख्स थे, वो कम से कम 1 घंटा मेरा हाथ पकड़ के रोए थे। तो मेरे लिए वो बहुत, मेरे लिए जिंदगी का बहुत सम्मान था। मेरे को लगा उस दिन कि भाई कोई कुछ भी रिलेट नहीं करता और कोई कितना रिलेट करता है। और मैंने जी पूछा कि आपको क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला, उन्होंने बोला मेरी बस 3 दिन पहले बेटी हुई है। तो फिर समय के हिसाब से मैंने एक शाश्वत चीज पे लिखा, एक चीज पे लिखा हुआ था जो शाश्वत थी, पर वो समय के हिसाब से किसी बंदे को ज्यादा अच्छी लगी, तो मैं चूज करूंगा कि मैं समय के हिसाब से ही लिखूं। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये उत्तर जानकर कि आपने प्रश्न को बहुत ही सहजता से ग्रहण किया और बहुत अच्छे से आपने उसका एक संतुष्टिदायक उत्तर दिया और बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। सर, ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न हैं कि सर, अ, साहित्य में ऐसी सामाजिकता और वैयक्तिकता रही है कि हिंदी साहित्य में छायावाद में वैयक्तिक रचनाएं हुई, व्यक्ति विशेष रचनाएं होती थी, नए शैली में आत्मपरक शैली में रचनाएं की जाती थी। वहीं प्रगतिवाद में समाज को केंद्र में रहकर रचनाएं की जाने लगी। परंतु जब प्रयोगवाद आया या अज्ञेय आए तो उन्होंने वैयक्तिकता और समाज दोनों को जोड़ दिया, उनमें सामंजस्य स्थापित कर दिया। तो इसमें मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि आप किसी रचना में वैयक्तिकता को अधिक प्रधानता देना चाहेंगे या समाज पर ही आधारित रचनाएं करना चाहेंगे, या जिस प्रकार से अज्ञेय ने सामंजस्य स्थापित कर दिया, कुछ उस प्रकार के आपके विचार मैं हैं? चाहूंगा कि दोनों का मिलन बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं दो कई लोग होते हैं जो, मेरा मकसद हमेशा ये रहा है कि मैं लेखन, कई लोग इस बात से शायद नकारेंगे, पर मैं अपनी बात पे अटल रहूंगा कि मेरा मकसद ये रहा है कि अगर कमरे में 10 लोग हैं तो 10 में से 3 होंगे जो व्यक्तित्व पे रहेंगे अपने, जिनको जी अपनी कही बात, अपने मन की बात अच्छी लगेगी। 3 लोग समाज के बने होंगे,
जिनको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना गलत है, और 4 लोग होंगे जो दोनों से कहीं ना कहीं मेल मिलाप रखते, 3 होंगे जो सबसे मेल मिलाप रखते होंगे, और एक बंदा ऐसा भी होगा जिसको किसी चीज की परवाह नहीं, जी जी जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, जो बस बैठा था। जी मेरा मकसद हमेशा ये रहा है कि उन 10 के 10 पे प्रभाव डाल सकूं, तो ना कि जी व्यक्तित्व और ना ही सिर्फ सामाजिक, कुछ ऐसे तरीके से मैं अपनी कविताओं का निर्माण करूं कि वो 10वां बंदा भी उठ के खड़ा हो और इस बारे में सोचे कि मैंने क्या कहा है। मैं किसी भी एक प्रकार के समाज को, किसी एक वर्ग को मैं प्रफुल्लित करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ किसी व्यक्तित्व, कभी कभी लिखता भी हूँ ईमानदारी, कभी कभी मैं ऐसे मन में अपने मन से लिखता हूँ कि मैं जो मन कर रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। कभी कभी समाज पे भी लिखता हूँ जब समाज को लगता है कि जरूरत है, पर ज्यादातर मेरा मकसद ये रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि 10 लोग हैं कमरे में, तो 10 के 10 पे उस चीज का प्रभाव पड़े। मैं कहीं ना कहीं जी कई जगह पे उस जगह पे सक्षम भी हूँ, कई जगह पे उसमें हार भी जाता हूँ, पर मैं अपने कोशिशों पे कायम रहूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि लिखने वाले आज के समय पे ये ध्यान रखें कि हमें, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक कविता हो जो पूरी हो जाए, जी और ना ही सिर्फ उसका प्रभाव पड़े, उसका प्रभाव उस शख्स पे भी पड़े जो शायद उसे नहीं सुनता है, या जिसने एक बार को सुन ली तो वो सोचे कि यार ये अलग नजरिया है चीजों का। जी तो मैं सर बीच में रहूंगा, इसके व्यक्तित्व और समाज के बीच का मैं ब्रिज बनना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि मैं ब्रिज हूँ, मैं कहीं ना कहीं हर तरीकों से कई चीजों का ब्रिज हूँ, तो मैं अपने आप को उसी जगह पे रखना पसंद करूंगा। जी सर बहुत अच्छे विचार है कि आप समन्वय स्थापित करना चाहते हैं समाज और व्यक्ति के भीतर। सर बहुत अच्छा लगा जानकर, और आप जितने उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को, जितनी स्पष्टता से कहते हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हुए आपके साथ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर। जी ऐसे ही सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के जो युवा कवि हैं और जो प्रस्तुत करते हैं अपनी पंक्तियों को, वे मंच पर जाकर प्रस्तुत करते हैं, पर यही एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो व्यक्त नहीं करना चाहता है। वह डायरी में केवल अपनी कविताएं लिखता है। वह चाहता है कि किसी पत्रिका में इसका प्रकाशन हो, परंतु किसी मंच विशेष पर जाकर इसकी अभिव्यक्ति ना की जाए। यहाँ पर मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगी कि मैं कुछ जो भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, मैं उन्हें हमेशा किसी मंच पर जाकर व्यक्त नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस मेरी पंक्तियों में जो निहित गांधीर्य है, जो मन की गहराइयां हैं, वे व्यक्त करने से उनका क्षरण हो जाएगा, उनका ह्रास हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों की गंभीरता थोड़ी भी कम हो। तो सर, जो एक वह वर्ग है जो केवल लिखता है या केवल अपनी पंक्तियों का प्रकाशन चाहता है, उन्हें कहना नहीं चाहता है, और एक वह वर्ग जो मंच पर अपनी कविताओं को कह देता है। मंच पर कही हुई कविताएं निश्चित रूप से अधिक लोकप्रियता प्राप्त करती हैं, और गायन शैली में कही जा सकती हैं, छंदोबद्ध होती हैं, तो वे आकर्षित भी अधिक करती हैं। तो सर आपके विचार क्या है इन दोनों वर्गों को लेकर? एक जो केवल लिखता है, केवल पढ़ना चाहता है कि उसकी रचनाएं पढ़ी जाएं, और एक वह जो उन्हें सुनाना भी चाहता है। तो इस पे मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो इसका मैं जवाब कहूंगा कि लोकप्रियता पे काफी निर्भर करता है। जैसे कि मैं, अब जैसे आप हैं, आप मेरे को, आपने कहा कि आप वो हैं जो डायरी में लिखना पसंद करती है, तो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी भी किसी ऐसे कलाकार, जो मैं मानता हूँ कि आपकी कक्षा में ही पढ़ता हो, आपके कॉलेज में ही आपके साथ ही बैठता हो, और वो मंच पे पढ़ता है, कभी आपने उसको देख के आपके मन में ऐसा भाव अगर आया है, ऐसा भाव कभी आता है कि यार मैंने इससे अच्छा लिखा हुआ है, जी जी सर। इसी सर चीज पे मैंने इससे अच्छा लिखा हुआ है? जी सर। सर ऐसा कई बार आया, और अच्छा लग रहा है कि आपने मुझसे यह प्रश्न भी किया। सर यह विचार तो आया, परंतु और हाँ, मैं कभी कभी लोगों को सुनकर बोलना तो चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे मेरे अनुसार कभी श्रोता नहीं मिले कि जो मेरी भावनाओं को समझ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियता उन्हें ही मिलती है जो कुछ हल्की रचनाएं हो, जो बहुत शीघ्रता से लोगों को समझ आ सकें, तुरंत उसी समय तत्क्षण में समझ सकें। परंतु जो कुछ गंभीरता होती है, जो बहुत मन की अतल गहराइयों से निकली हुई बातें होती हैं, वे उतनी शीघ्रता से समझ में नहीं आती हैं कि उसी समय समझ पाए। उन्हें कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो मैं जब भी यह विचार मेरे मन में आता है बोलने का, तो मुझे यही लगता है कि शायद उस समय उन्हें समझना थोड़ा सा कठिन होगा मेरी पंक्तियों को। तो
मेरे हिसाब से आप इस हिसाब से बहुत अच्छी इंसान हैं कि आप ऐसा सोचती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग को जानता हूं जो किताबों में लिखते हैं और फिर जो महफिलों में आते हैं और फिर उपहास करते हैं उन लोगों पे जो मंच पे हैं, जो कम अच्छा पढ़ रहे हैं, जो नए हैं, जिन्होंने कुछ जिनका शब्दों का उच्चारण गलत है। तो मेरा बस उस पर ये कहना है, मैं जो मानता हूँ, मेरे जो अंदर ही अंदर मानता हूँ कि जो मंच पे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, पर जो डायरी में लिख रहे हैं उनको मैं एक बहुत ऊपर श्रेणी का मानता हूँ बंदा, वो लोग जिनको नहीं फर्क है, जिनको लगता है कि मैंने लिख दिया, मुझे बस लिखना था, जी मुझे बस लिखना था, मेरे को कोई पढ़ ले तो पढ़ ले। मेरे को लगता है कि कोई डायरी में लिखता है वो लोकप्रियता एक हद तक ही पसंद करे तो ज्यादा बेहतर है, तो वो अपनी कलम के साथ ईमानदार रह पाएगा। क्योंकि जो डायरी में जी लिखा सर। है, जैसे अगर आपने कहा कि आप जब भी लिखती हैं मन की अटल गहराई में जाके लिखती हैं, पर अगर आपको किसी प्रकार की लोकप्रियता चाहिए होगी तो आप कुछ ऐसा लिखेंगी जो शायद आपके फ्लेवर से अलग होगा, जरा आसान होगा, और उसमें आपका रंग नहीं दिखेगा, उसमें ये नहीं दिखेगा जी सर। कि आपने लिखा है। तो कहीं ना कहीं वो फिर बेईमानी हो जाएगी कलम के साथ। जी तो सर। इस पे मेरा बस ये कहना है कि जो मंच पे है उनको आजादी है, वो काफी चीजें, आप मंच पे काफी बोगस चीजें भी मैंने सुनी हुई है, 9 सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने मंच पे मतलब ईमानदारी को ऐसी चीजें जिसमें गलत शब्दों का ही उच्चारण तो छोड़िए, गलत शब्द वहां इस्तेमाल किए गए हैं। तो मैं जी यही, सर। मेरा बस यही कहना है कि लोकप्रियता पे सारी चीज निर्भर करती है। कल को अगर आपको लगता है कि आपको लोकप्रियता चाहिए, आपको लगता है कि आपकी कविता और जगह सुनी जानी चाहिए, तो आपको बस ये चीज पे ध्यान देना है कि आप किस तरीके से, क्योंकि जरूरी, सच्ची में बताऊं, ये मैंने 9 सालों में बहुत अच्छे से जान लिया है कि शब्द तो कभी जरूरी नहीं थे, शब्द जी कभी भी जरूरी था उच्चारण करने वाला और उच्चारण करने वाले का तरीका, और उसके अंदर की आत्मा की वो कितना चाहता है कि आप मेरी बात समझ लें। जी उदाहरण स्वरूप मैं कई लोग को देखता हूँ, काफी एजेड लोग आते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब वो आते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ बहुत भारी शब्द उनका मतलब भी नहीं बताते हैं, कभी कभी अपने शेर को भी नहीं बताते, और उनको लगता है कि हम समझ ले और हम उनको बड़ा मान ले। जी जी तो मैं परफॉर्म करता हूँ तो मेरा मकसद ये रहता है कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो आपके दिल दिमाग दोनों तक तरीके से पहुंचना चाहिए। जी पुस्तक में सर। उस चीज की आजादी रहती है, पुस्तक में लिखते समय उस चीज की आजादी रहती है, पर ऐसे में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा बस इसमें यही कहना है कि लोकप्रियता ही पूरा विषय है, कि मंच पे रह के आप ज्यादा लोगों की नजरों में रहते हो बेशक, पर डायरी में लिखने वाले, किताबों में लिखने वाले बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वहां से वो चीज निकलेगी जो हम स्टेज पे बोल भी नहीं सकते। आपके मतलब मैं तो 9 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं बोल सकता। जी सर। सर आप जिस आपके भीतर जो समझ की गहराई है वो बहुत प्रभावित कर रही है मुझे कि आप प्रश्नों को इतने अच्छे से समझ रहे हैं और फिर उन्हें साथ में उनका उत्तर भी इतने अच्छे से उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। आपके विचार भी उतने ही अच्छे लगे सुनकर जानकर। सर अभी समय हो रहा है तो मैं बस कुछ और भी प्रश्न आपके समक्ष रखते हुए इसका अंत करना चाहती हूँ कि अंत में यदि आपके कुछ साहित्य और संगीत में आपके प्रेरणा के स्रोत या कुछ ऐसे आदर्श व्यक्ति रहे हों जिन्हें आप हमसे बताना चाहते हो। मेरे आदर्श मैं कहूँगा दिल्ली, अब क्योंकि डीयू साहित्य है, हम दिल्ली में, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभिसार गीता शुक्ल भैया मेरे को जी बहुत जी पसंद है। मैं उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ क्योंकि वो एक लौते ऐसे शख्स है। मेरा एक मकसद है कि मैं गजल से लेकर, छंद से लेकर स्पोकन, तीनों आर्ट फॉर्म्स में अपना हिस्सा दूं, अपना योगदान दूं। और जी मैं आर्ट स्पोकन का नहीं कहता, पर गजल और छंद जो बहुत अच्छे से जो आज तक निभा पाए, मेरे को ऐसे से वो विसार भाई दिखाई दिए, और बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, बहुत जी बेहतरीन पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन उनके लेख हैं। तो मेरे बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है उनसे। और उसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान में और कई सर्वेशुल्ला सक्सेना साहब हो गए, और उसके अलावा कुशल दौनेरिया, ऋषभ शर्मा, थोड़े हमारे वर्ग से ऊपर वर्ग में कहा जाए तो इसमें आते हैं आपके तहजीब हाफिज साहब, अली जरियू साहब से मैं बहुत प्रेरित रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी भी मकसद यही रहता है कि हम शब्दों के जरिए दिलों के दिलों तक पहुंचे, और उनके परफॉर्मेंस में वो एफर्ट दिखाई देता है, वो प्रयत्न दिखाई देता है। तो मेरे को वो बहुत पसंद है। तो ऐसे कुछ शायर हैं। मेरे को अभिसार भाई सबसे लोकप्रिय, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद अभिसार भाई है। जो उनकी कविता बहुत पसंद आती है, उन्होंने जो वो एक नाम राम लिखी है, मुझे बहुत पसंद है, वो सब, वो कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। जी सर।
सर, जैसे आपने सर अपने आदर्श को बताते हुए यह कहा कि जो लेखन की विधाएं होती हैं, आप उन सब में वे लिखते हैं और आप उन्हीं से प्रभावित भी हैं कि वे चाहे गजलें हों या फिर कुछ अन्य पंक्तियां हों। तो सर, ये बहुआयामी लेखक को होना चाहिए, परंतु निश्चित रूप से आप वो हैं भी। मैंने आपकी जितनी पंक्तियां आपने आपको अभी तक सुना, आपने सब कुछ लिखा है, शायरी, गजलें, हिंदी में पंक्तियां, छोटी पंक्तियां, लंबी कविताएं, गद्यात्मक रूप में कहानियां या गद्य गीत रूप में, आपने सब कुछ मैंने आपका सुना। परंतु एक विशेष झुकाव होता है प्रत्येक रचनाकार का, वह कितनी भी विधाएं लिख ले, परंतु एक विशेष विधा होती है जिसके प्रति उसका एक लगाव रहता है। तो सर, आपकी वह विशेष झुकाव किस विधा के प्रति है? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बहुत प्रश्न है। मेरा जो झुकाव है, मैं आपको बताऊं, मैं नज्म लिखना बहुत पसंद करता हूँ। मैं बहुत कम लिख पाता हूँ, पर मैं बहुत पसंद करता हूँ। और अगर कोई 2-4 लोग मुझे सुनते हैं या जानते भी, तो ज्यादातर मेरी नज्मों की वजह, मेरी नस्री नज्मों की वजह से ही जानते हैं। मैं गजलें ज्यादा लिखता हूँ, मैं अमूमन गजलें बहुत ज्यादा लिखता हूँ, पर मेरे को खास मेरा जो मन है वो नज्मों की तरफ अपने आप गिरता है, क्योंकि मैं ज्यादातर कहानियां दर्शाता हूँ नज्मों में। जी जी। ज्यादातर कहानियां दर्शाता हूँ कि मैं नज्म में किसी प्रकार की कहानी करूँ या कुछ ऐसा करूँ जो और किसी ने ना कहा हो। पर अभी मैं छंद की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे। मैं छंद को पढ़ना चाहता हूँ, छंद को समझना चाहता हूँ। स्पोकन मैंने करा हुआ है, स्पोकन मैंने बहुत किया हुआ है और मेरे को स्पोकन भी बहुत पसंद है। पर कहीं ना कहीं नज्म में वो डिसिप्लिन है, मेरे को डिसिप्लिन बहुत पसंद है राइटिंग के साथ, वो अनुशासन, लिखने का, शब्दों के चयन का, शब्दों की मात्राओं का, मेरे को बहुत पसंद है। और इसीलिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ छंद को पढ़ने के लिए, छंद को समझने के लिए, क्योंकि उसमें और डिसिप्लिन है और अनुशासन है। तो मैं उसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। पर फिलहाल के लिए मैं कहूंगा मेरे को नज्म लिखना बहुत पसंद जी सर। सर, वास्तव में आप बहुत ही सुंदर रचनाएं करते हैं। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपकी पंक्तियां सुनूंगी, मैं निश्चित रूप से उन्हें कहने से रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी वे पंक्तियां। और आपने जिस शैली में कहा, जो मैंने पहले ही बताया कि व्यक्तिगत रूप से मुझे आपकी शैली बहुत प्रिय है, आप जिस सौम्यता के साथ आप प्रस्तुत करते हैं अपनी पंक्तियां, तो जो मैंने सुनी थी वे यह थी कि सब दिल जीत लिए हमने पर, सब दिल जीत लिए हमने पर, हम सब कुछ हारे लिखते लिखते, हम सब कुछ हारे लिखते लिखते, क्या खूब गजल बनेगी आर्यन, क्या खूब गजल बनेगी आर्यन, गर हम उसको निहारे लिखते लिखते। लिखता सर, बहुत 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 सुंदर पंक्तियां हैं। मैं संभवतः उतने अच्छे तरीके से कह नहीं पाई जितने अच्छे बहुत से अच्छा कहा, आपने कहा बहुत था अच्छा आपके कहा। और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह आपको कि आपने बहुत अच्छे से पूरा होस्ट किया। और बहुत आप, मैं सब कम से कम 100 कमेंट तो आपकी हिंदी की तारीफ पे आए होंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली, मेरे को बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा, इसलिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हिंदी से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हिंदी का और भोजपुरी का काफ़ी प्रयोग होता है। तो कहीं ना जी। कहीं मेरे को वो लगा नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे को मैसेजेस आ भी रहे कि आर्यन तू समझ पा रहा है कि बात क्या हो रही है। मैंने कहा एकदम अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मैं इससे रहा हूँ, मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं इससे मिला हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया। खैर जी सर, बहुत निभाया बहुत आपने, पूरा होस्ट बहुत अच्छा निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं इस वार्ता का अंत आपकी ही पंक्तियों द्वारा करना चाहूंगी, और उससे पूर्व मैं चाहूंगी कि आप युवाओं को कुछ संदेश, प्रेरणा या आपकी उनसे कुछ अपेक्षा या उनसे आप अपील करना चाहते हैं, तो वह एक बार कह दें। मेरी बस ये अपील है, जो भी मेरे को सुन रहा है, मेरे हिसाब से मैं खुद अभी उस रास्ते पर हूँ कि मेरे को कुछ बनना है। पर मेरे को लगता है मैंने काफी समय व्यर्थ किया है बस लोगों की प्रशंसाओं को सुनने के लिए, कि कोई मेरे को कह दे कि घास बहुत अच्छा है यार, कितना अच्छा लिखा है। मैंने उसमें काफी समय व्यर्थ किया है। तो मेरी बस यही गुजारिश है उस हर लेखक से जो दिल्ली में किसी भी शहर में किसी ओपन माइक में जाता है, कि कृपया करके वो स्टेज आपको उस और ऊपर नहीं लेके जा सकता, आपको ऊपर आपकी आंखों में उम्मीद लेके जा सकती है। जब मैं पहली बार हैबिटेट गया था और जब मैं वहां परफॉर्म कर लिया, तो मेरे को बस एक चीज फर्क दिखाई दी किसी बहुत मामूली स्टेज और हैबिटेट जैसे स्टेज में, कि वो आपकी आंखों की उम्मीद होती है जो स्टेज को चमक देती है। जी सर। आप अपनी जिस उम्मीद से देखते हो, आपको अगर लगेगा तो आप 4 लोग के बीच में ऐसे ही वायरल हो जाओगे। कहीं ना कहीं सबका मकसद वायरल होना है, क्योंकि मैं मानता हूँ, और ये खराब बात भी नहीं है। आप अगर बहुत अच्छा लिख रहे हो तो आपको जरूर वायरल होना चाहिए, ताकि आपके अच्छे ख्याल और लोगों तक पहुंच सके। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बस लगातार, हम कहीं ना कहीं एक लूप में फंस जाते हैं जो दिल्ली में है और जो कई शहरों में है, एक माइक के लूप में फंस जाते हैं, इस माइक से उस माइक, इस तारीफ से उस तारीफ, ये रील, ये वीडियो।
ये बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सोचें कि आपको अब इससे ऊपर क्या करना है, क्योंकि जिंदगी भर हम माइक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये लांछन हम साहित्यकारों पे लगा हुआ है कि साहित्य में उतनी, साहित्य घर नहीं चला सकता, शायरी से पेट नहीं भर सकता, पर ऐसा नहीं है। मेरे मित्र हैं जो मैं जानता हूँ, जो बहुत अच्छी जगह पर है आज जिंदगी में, कई मित्र हैं मेरे जो बहुत अच्छी जगह है जिंदगी पे, बस उनका यही मकसद था कि एक जगह पे रहना नहीं। मैं काफी समय अपना एक जगह पे खराब किया हूँ, और मेरे को बस यही मेरी सबसे विनती रहती है, मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप वो ना करें। आपको जब लगे कि नहीं मैंने बहुत पढ़ लिया, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, 10 प्रशंसाएं सुन ली, अब आप इससे आगे बढ़े, सोचे इसके आगे क्या करना है, और बड़े स्टेजेस और बड़े मंचों तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक अपनी चीजें ले जाए। कोई आपको खोजता हुआ नहीं आएगा। मैंने वो हर दरवाजा दरवाजा खटखटाया है जहां मेरे को सुना जाए, और मैं हमेशा हाथ जोड़ के मिला हूं। मैं किसी से ऐसे नहीं मिला कि तुम सुन लो और बताओ मैं कैसा लगता हूँ। आप प्लीज मुझे सुने, आप बताएं मैं कैसा लगता हूँ। वो मेरा हमेशा एटीट्यूड इसलिए रहा है क्योंकि नहीं मिलने वाले को कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों उसका पूरा दोनों हाथों से क्यों ना लूंगा। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि आप प्लीज, अगर आप माइक में हैं तो एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है, तुरंत वहां से हट जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है लोगों से प्रशंसाएं सुनना, पर वो सिर्फ प्रशंसा है, उससे कुछ होगा नहीं आगे। तो मेरा बस यही कहना है। और लिखते रहें, खूब पढ़ें, खूब सुने, जितना पढ़ सकते हैं पढ़े। इतना लिखा गया है, मतलब कहते हैं कि एवरीथिंग इज रिटन अंडर द सन। ऐसा कुछ नहीं तो नहीं लिखा गया। जो मेरे से सुना शायद कोई और भी बोल रहा हो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में, तो अब वो भी पढ़े और मुझे भी पढ़े, मुझे जरूर पढ़े। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत आभार। जी सर, निरंतर हम आपको पढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें प्रेरित भी किया और हमें उस यथार्थ से परिचित कराया जिसमें हम जीते रहते हैं कि हमें मात्र प्रशंसा ही प्राप्त हो। धन्यवाद सर। और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन्होंने हमें धैर्य से सुना, उसके लिए भी उन सभी का धन्यवाद सर। इसका अंत मैं आपकी ही कुछ पंक्तियों से करूंगी जो आप जाते जाते हमें कृपया सुना कर जाएं। जरूर। अच्छा, मैं ही सुना, सॉरी, माफी चाहूंगा। मैं हाल ही में कुछ जो लिखा है मैं आपको वो सुनाता हूँ। मैंने ये माइक के लिए ही लिखा था। एक मेरे काफी प्रिय मित्र थे जिन्होंने फिलहाल ये चीज छोड़ दी, इसको छोड़े काफी साल हो गए, क्योंकि क्योंकि ओपन माइक की फीस होती है जो कहीं ना कहीं जायज भी है, कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं गलत भी, अपनी जगह है वो। तो मैंने उस पर लिखा था कि नहीं सुना गया कभी कलाम मेरा, खुद ही जमाने ने लगाया दाम मेरा, नहीं दिखूंगा मेहमान के आगे मैं, नहीं रहेगा याद तुमको नाम मेरा। मैं मांगता था इस कदर तवज्जो उनकी, कि मुस्कुराना उनका था इनाम मेरा। नहीं कहूंगा फॉलो करने को चलो, नहीं कहूंगा फॉलो करने को चलो, करा अगर मिलेगा फिर सलाम मेरा। नहीं बढ़ाना चाहते थे आगे सो, नहीं बताया कि सही था काम मेरा। कलम के नाम पे मैं कर भी सकता था, कलम के नाम पे मैं कर भी सकता था, भले से पैसा जाता हराम मेरा। नहीं बचे हैं पैसे अब सो इसलिए, नहीं बचे हैं पैसे अब सो इसलिए, महंगे से शौक को सलाम मेरा। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां थी सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आपने जिस भाव से, आपके जो भाव परिवर्तित हुए प्रत्येक पंक्ति के भाव के अनुसार या उसके अर्थ के अनुसार, उसे भी देखकर कहीं बहुत ना अच्छा कहीं लगा सर। आज मैं आपके गुजरा हूँ उस चीजों से, तो इसलिए मेरे को वो बहुत ज्यादा जरूरी लगता है कि ये कहूँ। ये मैं बहुत जल्द बहुत आउट भी करूंगा यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से। जी सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप ऐसे ही हमें पंक्तियां सुनाते रहें और आगे भी आपसे चर्चा होती रही। आज आपके साथ जुड़कर भी बहुत ही अच्छा लगा सर। मुझे भी आपसे बहुत विदा अच्छा, लेना चाहेंगे। जी, आप ऐसे प्रगति करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुभ बहुत रात्रि सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया ड्यू साहित्य। और कभी दिल्ली में रहा और मौका मिला तो जरूर कॉलेज भी आऊंगा। मैं जानना चाहूंगा, मिरांडा कॉलेज आपने बताया था, जी राइट? सर। जी 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 सर, मिरांडा हाउसिंग व्यवस्था। जी जी, बहुत बहुत, अगर कहीं मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा भी जरूर। बाकी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोड़ने का आभार। और ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही सुनते सुनाते रहेंगे। कहीं कहीं लगे, मैंने कहा मैं दरवाजे खटखटाने से नहीं शर्माता हूँ, तो कहीं लगे कि मेरी ज़रूरत है तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, मैं हाजिर मिलूंगा। बहुत बहुत जी शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए। जिन जिन ने सुना, जो अभी सुन रहे हैं, भूवी, सुचि मिश्रा, अमन, आकाश बरनवाल, रमन पांडे, क्षत्रि, मीताश्री और आप सबको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
जी, आप सभी हमारे साथ इतने धैर्य के साथ जुड़े रहे, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।